और आपने इन्हीं गणनाओं के आधार पर अपने ये जो प्लेन क्रैश थे उसको लेकर कुछ मंत्र भी दिए थे कि इन मंत्र का गायन करिए, आप उच्चारण करिए और आपको काफी हद तक उसमें बचने की मदद मिलेगी। तो कोई व्यक्तिगत ऐसा अनुभव किसी ने आपसे शेयर किया हो कि हाँ मैंने ये मंत्र बोला और हादसे में फंसने ही वाला था, मैं बच गया? 29 फरवरी 2026, 29 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में प्लेन क्रैश हुआ था। मेरी भविष्यवाणियों के आधार पर ही वहां जो प्लेन में बैठने वाली फैमिली थी उन्होंने अपना प्लेन टिकट कैंसिल करा था। और आज वो मेरे कमेंट सेक्शन में खूब थैंक यू लिखते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन में अक्सर उनका थैंक यू आपको मिल जाएगा कि वो उस प्लेन में सपरिवार बैठ गए होते, लेकिन वो उन्होंने बैठना मना कर दिया। वहां पर अपनी 1.5 लाख की टिकट का उन्होंने परवाह नहीं किया और आज वो हमारे साथ जीवित हैं। ये एक बड़ी उदाहरण है। इसके साथ ही कहते हैं कि मैं कहता हूं हमेशा कि जब भी प्लेन में बैठें तो अवश्य कहें चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहे सब कोई, ऐसा बोल के भगवान श्री राम का ध्यान कर लें। और जब विमान उड़ने वाला हो, देखिए मेरे हाथ में ये शक्ति यंत्र है, विमान जब उड़ने वाला हो तो कहेंगे मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। ये शिव अमोघ कवच से है, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। भगवान शिव नीलकंठ के रूप में विमान जब उड़ने वाला होगा तो आपकी रक्षा भी करेंगे और जिस उद्देश्य से आप जा रहे थे वो काम भी भगवान शंकर सुनिश्चित करेंगे आपका पूरा हो जाए। तो जिस समय ये ज्योतिष शास्त्र था, अब लोग ये तर्क भी देते हैं कि उस समय विमान ही नहीं थे। अब आप कहेंगे पुष्पक विमान थे उस समय। थे तो पुष्पक विमान के लिहाज से ये मंत्र लिखा गया था। देखिए सबके पास नहीं थे पुष्पक विमान। देखिए जो इतिहास था जिस समय, इतिहास के समय भारत में वैमानिक शास्त्र भी था। आपको शायद पता होगा सन 1854 के बाद इतिहास को बहुत ज्यादा रीराइट किया गया। आप 1854 से पहले शिकागो का फोटो निकाल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि शिकागो कितना उन्नत था। और ठीक उसके बाद बड़ी पुरानी बिल्डिंगों को डिमोलिश करवा दिया गया। एक खास नीति के तहत विश्व की पुरानी समृद्ध बिल्डिंगों को गिरा दिया गया और गिरा करके ऐसा दिखाया गया कि इतिहास बहुत पिछड़ा हुआ था और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप किया जा रहा है जिसमें नई तरीके से दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ये नया दुनिया है और यही ज्यादा उन्नत है। पिछली सारी दुनिया का सारा रिकॉर्ड तक मिटा दिया गया। पहले विमान भी होते थे, पहले टेलीफोन्स भी होते थे और पहले बैटरीज भी होती थी। इसका साक्ष्य भारत के मंत्रों को कोई छेड़ नहीं पाया। हमारे अगस्त मुनि ने बैटरीज कैसे बनाते हैं उसकी भी पद्धति दी है, विद्युत बिजली कैसे बनाते हैं उसकी भी दी है। अरे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आज न वो पतंग उड़ाई और उसमें चाबी लगा करके करंट पता करा कि देखो बादलों में करंट होता है। हमारे अगस्त संहिता में आज भी गांवों में जब बिजली कस के कड़कती है तो माएँ कहती हैं अगस्त 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 अगस्त। तो अगस्त का नाम लिया जाता है क्योंकि विद्युत के ऊपर उनका रिसर्च, उनका कमांड इतना ज्यादा था, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप की हुई थी जिसका अस्तित्व लोगों ने मिटाना चाहा, लेकिन आज भी मंत्रों में वो सब जीवित है और हमारे पास है। ठीक है, इससे जुड़ा एक और सवाल, जो ज्योतिष में नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष का खंडन करते हैं, वो लगातार तर्क देते हैं कि वक्त के साथ ज्योतिष विज्ञान ने और आयुर्वेद ने भी, इन दोनों जो शास्त्र हैं उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। ये उस आधार पर लिखे गए जब वैज्ञानिक तौर पर उतना विकास नहीं हुआ था। पहले के समय में जितना विज्ञान विकास कर चुका था, आज के समय उसको विज्ञान को विकास करने में बड़ा समय लग जाएगा। क्योंकि ग्रहों की चाल को समझ करके, आपके जन्म के समय ग्रह कहाँ बैठे हैं उसको समझ करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति आने वाले जीवन में क्या क्या करेगा, उसके साथ क्या क्या घटेगा, कब उसकी मृत्यु होगी, कब वो विद्या कितना अर्जित करेगा, कितना पैसे वाला होगा। आप लाके रखिए ना मेरे सामने कुंडलियां, किसी एक गरीब व्यक्ति की कुंडली रखिए और किसी करोड़पति की कुंडली रखिए, कुंडली साफ बता देगी कि वो कौन है। हमारे यहाँ से एक बड़ी खास बात होती है, जब लोग हमारे यहाँ कंसल्ट करने आते हैं, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सामने अगर कोई पॉलिटिशियन, यूजुअली लोग क्या करेंगे, अपना असली नाम छुपा के आते हैं। सब चाहते हैं ज्योतिषाचार्य के मजे लिया जाए, सब चाहता है ज्योतिषाचार्य का टेस्ट लिया जाए इस बार। तो पॉलिटिशियंस खास करके अपना नाम बदल के आते हैं, नंबर बदल के आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब उसकी कुंडली खुलती है तो सामने से बोला जाता है कि आप पॉलिटिक्स में है प्रभु, आप आईपीएस ऑफिसर हैं प्रभु, तब सामने वाले प्रभु नतमस्तक होता हूं मैं आपके सामने। और उसके बाद आखिर कोई तो कारण होगा कि आज मैं चैनल में आपके साथ बैठ करके ये सारा डिबेट कर रहा हूं, इतने लोग मुझे आज फॉलो करते हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इतनी एक्यूरेसी हमने मेंटेन करी है।
वो कहते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र में केवल वो लोग आने लग गए जिनका रिसर्च के ऊपर कोई कमांड नहीं था या जीवन में हर जगह से फेल होते थे, तब लोग ज्योतिष शास्त्र को पकड़ने लग गए थे। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि असली हिंदू वही है, असली सनातनी वही है जिसका इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है और ज्योतिष शास्त्र में बहुत हाई इंटेलेक्ट, हाई आईक्यू की जरूरत होती है। ये अपडेट ना करने की बात उससे जुड़े ही तर्क लोग देते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में 7 ग्रहों के आसपास का जिक्र है, उसमें सूर्य को भी ग्रह बता दिया गया, क्योंकि उस समय विज्ञान उतना कहते हैं कि डेवलप नहीं हुआ था कि वो यम ग्रह की खोज हुई हो, तब प्लूटो ग्रह की बाद में खोज हुई। चंद्रमा को लोग ग्रह मान लेते थे उस वक्त, उपग्रह नहीं था। अपने ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को, चंद्रमा को ग्रह बताया गया है। तो इसको लेकर ये तर्क दिए जाते हैं कि शायद ये कोई पुराना विज्ञान है जो कि वक्त के साथ अपडेट नहीं हो पाया। देखिए, अभी मैं कहूंगा मॉडर्न साइंस को अपडेट खुद को करने की जरूरत है। ग्रह का मतलब होता है ग्रहण लगाने योग्य। ग्रह मतलब जो ग्रहण लगा सकता है, जिसके कॉम्बिनेशन से ग्रहण लगता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से ग्रहण लगता है। सूर्य, शनि, पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से भी इतिहास में ग्रहण लगा है। अनन्य प्लैनेट्स भी परस्पर ग्रहण लगाते हैं। केवल पृथ्वी पे ही ग्रहण लगता है ये नहीं, अलग अलग प्लैनेट्स पे भी ग्रहण लगता है। और परस्पर जो ग्रहण लगाने के योग्य हैं उन्हें ग्रहों की श्रेणी दी गई है। कहते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो ये जो ग्रहों का नाम है, ग्रह मतलब ग्रहण लगाने योग्य, और जो प्लैनेट्स जो कहते हैं मॉडर्न साइंस में आपने ट्रांसलेशन में एरर कर दिया। उसके लिए प्लैनेट्स और ग्रहों के लिए कोई और अंग्रेजी का शब्द होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह जो है वो प्लैनेट्स नहीं है, दे आर द बॉडीज हु आर कैपेबल ऑफ बुध ग्रह का ग्रहण लगता है, बुध ग्रह का बृहस्पति ग्रह का ग्रहण लगता है। बुध ग्रह का बृहस्पति ग्रह का ग्रहण लगाने में योग्य है, आता है, क्योंकि इतिहास में अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो पहले भी बुध ने सूर्य के सामने से ट्रांजिट किया हुआ है और वो ट्रांजिट पृथ्वी पर ग्रहण माना गया है। जो जब भी कभी सेलेशियल बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो उस मोमेंट को ग्रहण कहते हैं। बुध ग्रह कई बार आया है, शुक्र ग्रह कई बार आया है, और ये पृथ्वी, सूर्य, बुध, शुक्र के भी कॉम्बिनेशन से ग्रहण लगा है। चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से तो लगता ही लगता है। बाकी अनन्य ग्रहों पर भी ग्रहण जो लगता है वो भी अलग अलग प्लैनेट्स, जब उनके आगे वाले प्लैनेट्स बीच में आकर के शैडो फोरकास्ट करते हैं उन प्लैनेट्स के ऊपर, तो ग्रहण लगता है। इसीलिए ग्रह, सोचिए कि कितना और भी ज्यादा साइंटिफिक है। आपके प्लैनेट वाले वर्ड से, जहां पर कभी आप प्लूटो को रखते हैं, कभी आप निकाल के फेंकते हैं प्लैनेट की श्रेणी में, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी है कि ये ग्रहण लगाने के योग्य हैं। 7 ग्रह। इनफैक्ट राहु और केतु का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। हमारे सौर मंडल में अगर मंगल के बाद आप देखेंगे तो एक एस्टेरॉइड का बेल्ट आता है। वो एस्टेरॉइड का जो बेल्ट है वही तो ये केतु है। हमारे 9 ग्रहों में जो केतु उपस्थित है वो एस्टेरॉइड का बेल्ट ही तो है, जो ग्रहण लगाने में वो भी उपयोगकारी होता है।